हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। भाई नज़र उतारने के लिए माँ होती है, पर जब माँ ही को किसी की नज़र लग जाए। रूही की ने देख कहा। ऋत्विक रूही का इशारा समझ गया था, जो कि पूरा का पूरा सही था। ज्योति जी, एक माँ कभी अपने बच्चों को रोता नहीं देख सकती। रिद्धिमा जी के बाद नीता जी ने उसे हर जगह से माँ का प्यार दिया। फिर जब शादी हुई थी, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे एक और माँ का प्यार मिलेगा। उसने कभी ज्योति जी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बात ऋत्विक भी जानता था। दूसरा एक औरत दूसरी औरत पर कि कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है। ऋत्विक उसकी ये बात सुनकर कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। होगा भी कैसे, वो क्या कहता उससे। रूही ऋत्विक दोनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। आसिमा के लिए ऐसा लड़का ने अचानक ही पूछ दिया। रूही इसकी बात सुन जोर जोर से हंस दी। ऋत्विक ने उसको ऐसे हंसते देख उसको अजीब तरीके से देख रहा था। क्या हुआ, भूत लग गए हैं क्या? ऋत्विक रूही को ऐसे गिल्ट हंसते हुए देख कहा। रूही बस उसे हंसे ही जा रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अरे हुआ क्या है, ये तो बताओ, फालतू के हंसे जा रही हो। ऋत्विक ने उसे पकड़ते हुए कहा। भाई, रूही हंसने के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो बस हंस रही थी। अरे आराम से पागल लड़की, ऋत्विक ने कहा। उसे अब खुद भी हंसी आने लगी थी रूही को हंसता देख। कार्तिक, जो इतनी तेज आवाज़ सुनकर नींद खुली उसको वो बाहर आया। रूही ऋत्विक को पागल जैसे हंसते देख कहा। खुद तो पागल है, साथ में मेरे दोस्त को भी पागल कर देगी। कार्तिक मुंह बना बना कर बोला, फिर अंदर चला गया। ऋत्विक ने बड़ी मुश्किल से रूही को कंट्रोल किया। अब बोल, हंस क्यों रही है? ऋत्विक ने कहा। आप किसी को बताओगे तो नहीं? रूही ने धीरे से ऋत्विक के कान में कहा। हाँ बोल, नहीं बोलूँगा, किसी को भी नहीं। ऋत्विक भी अपने कान लगाते हुए बोला। अपने दोस्त को भी नहीं, किसी को भी नहीं, हमारे बीच की बात है। रूही ने धीरे से ऋत्विक के कान में फुसा कर कहा। हाँ बता, ऋत्विक ने भी धीरे से कहा। नहीं, पहले मम्मा पापा वाला प्रॉमिस करो। रूही ने ऋत्विक से कहा। हाँ बाबा, मम्मा पापा वाला प्रॉमिस। ऋत्विक ने कहा। दोनों को बचपन की याद आ गई, जब वो दोनों किसी बात को किस्से से छुपाने के लिए हमेशा पिंकी प्रॉमिस करते थे, और वो सफल भी होता था। रूही ने ऋत्विक के कान में धीरे से कहा। मैंने कोई लड़का नहीं देखा। एक पागल लड़की। ऋत्विक उसकी बात सुन तेज आवाज़ में बोला। आराम से बोलो ना। रूही ने धीरे धीरे हाथ कर कहने को कहा। हाँ तो उस दिन कह रही थी कि, ऋत्विक ने धीरे से कहा। अरे वो तो मजाक कर रही थी कि आसिमा मुझे सच बता दे, उसके मन में क्या है। रूही ने धीरे से कहा। तो मुझे कार्तिक से कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मुझे क्यों उससे प्रॉब्लम होगी? अच्छा है, वो वेल सेटल है, और क्या चाहिए? रूही ने कहा। तो फिर क्यों कहा लड़का पसंद किया है? ऋत्विक ने कहा। मैंने उसे ही पसंद किया है, आसिमा के लिए। अब वो कुछ समझा ही, या वो कुछ समझा तो मैं क्या करूं? रूही ने अपने दोनों हाथ उठा कहा। और विशाल, वो ऋत्विक ने कहा। उन्हें भी नहीं है कोई प्रॉब्लम। उन्हें भी ये नहीं पता मैंने कौन लड़का पसंद किया है, न उन्हें कोई सवाल किया, बस हाँ कह दी। रूही ने कहा। ये आपका पता है, जब आसिमा प्रिया छोटी सी थी तो वो दोनों हमेशा झगड़ा करती थी। उन दोनों का साथ नहीं रहना, दोनों को अलग अलग सोच, दोनों अपने अपने में रहने वाली, वो दोनों हमेशा लड़ जाती थी। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा तो हो गया, बर्तन धुलने को लेकर। वो कहती वो धुलेगी, वो कहती वो धुलेगी। वो दोनों एक दूसरे को देखने से ही दूर हो जाती थी। माँ दोनों कहती थी कि एक ही घर के में दोनों की शादी करेंगे, जिसमें दोनों को ही काम करना पड़े। रूही अपने पुराने दिन याद कर रही थी, जब वो लोग सब कुछ छोड़कर राजस्थान से बाहर निकल गए थे। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और वो एक आश्रम में रूही के कंधे पर हाथ रख कहा। कुछ नहीं भाई। रूही हमें होश में आ कहा। चले अंदर, ठंड बढ़ रही है, ऋत्विक ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों अंदर आ गए। ऋत्विक ने रूही को पकड़ और अभय के रूम में। ऋत्विक ने कार्तिक को सोफे पर सोया देख उसने उसे उठाया। कार्तिक आधी नींद में उठ बोला। बेड पर सो जा आराम से, दूसरे रूम में। ऋत्विक ने कहा। ये कार्तिक ने बेड पर सो रहे अभय को देख कहा। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूँ, ऋत्विक ने कहा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक वहाँ से दूसरे रूम में जाने लगा। ऋत्विक के बाजू में खड़ी रूही को घूर कर देखा। रूही ने कार्तिक को घूरा जैसे बहुत बड़े दुश्मन हो। दोनों एक दूसरे को ए जा न रे। ऋत्विक ने कार्तिक को धक्का दे कहा। इसके साथ रह रह कर तू भी पागल हो जाएगा, मत रह इसके साथ। कार्तिक ने रूही की तरफ इशारा कर ऋत्विक से कहा। ए रूही, औना छोटा सा मुक्का दिखाते हुए
कार्तिक से गुस्से में बोली, क्या है, क्या इतना सा मुक्का मत दिखाना, मेरे पास बहुत बड़ा है। कार्तिक ने रूही को अपने हाथ की मुट्ठी बना मुक्का दिखाते हुए कहा, छोटा जरूर हूँ, जरूर है, पर लगातार बहुत तेज है, रूही ने कहा। कार्तिक की पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया। कार्तिक पीठ अकड़े खड़ा रह गया, उसके मुंह से बस आह निकल गई। देखा कैसा लगा मेरा मुक्का, रूही ने गुस्से में कहा। देख ले अपनी बहन को। ये कार्तिक ऋत्विक से बोला, तू जा, मैं समझा दूंगा उसे। ऋत्विक ने कार्तिक को भेज कहा। कार्तिक रूही को घूरता हुआ चला गया। क्यों करती है उसे परेशान, ऋत्विक ने रूही से कहा। मैं परेशान करती हूँ, वो भी पहले घूर कर गया, रूही ने ऋत्विक से कहा। अच्छा ठीक है, तू यही रहना अभय के साथ, मैं बाजू वाले रूम में हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आवाज़ लगा देना, ऋत्विक ने कहा। बाहर चला गया। रूही ने गेट लगा अभय के पास आई, उसके सर पर हाथ रखने को हुई पर हाथ दूर कर लिए सोफे पर बैठ गई। वो सोफे से में सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद नहीं कहाँ आने वाली थी उसे। वो बार बार इधर उधर हो रही थी और नींद भी आ रही थी, पर सेटल नहीं हो पा रही थी। वो उठी, अभय के बाजू में आधी जगह को पहले घूरा, फिर जाकर उसमें लेट गई। अपने बाजू में सो रहे अभय को देख कहा, क्या सच है, लोग कहते हैं ड्रिंक करने के बाद लोग झूठ नहीं कहते। हाँ मानती हूँ, बहुत दुख हो रहा है आपको, पर आपको भी तो पता चले मैंने क्या क्या झेला है आपके प्यार में, रूही ने मन ही मन कहा। अगर आप कहते कि मुझे मेरी खुशी की चिंता नहीं है और सबकी है तो कहाँ करती हूँ सबकी चिंता, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, कभी मेरा साथ बीच में नहीं छोड़ा, रूही ने मन ही मन कहा। अब अभय पलट गया और रूही को की कमर पर हाथ रख लिया। रूही उसका हाथ छुड़ाने लगी, पर इतना भारी हाथ बेचारी दब गई थी। आह आह, ये इंसान खाता क्या है, रूही ने अभय का हाथ उठा कहा। जानवर कहीं का, रूही ने तेज आवाज़ में कहा। जैसा हूँ तुम्हारा हूँ जानू, अभय ने अचानक ही कह दिया। रूही उसकी आवाज़ सुन उसे देखने लगी। ये इंसान जागा है। आई लव यू रूही, आई लव यू रूही सो मच, अभय ने आंख बंद किए हुए सोते हुए कहा। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ गई तो, अभय ने कहा। ये इंसान नींद में भी धमकी दे रहा है, रूही ने कहा। अभय सोते सोते रूही के और करीब आ गया। वो लगभग रूही के ऊपर ही था। अरे भगवान, कहाँ सो गई मैं, रूही ने भगवान को याद कर कहा। अभय ने सोते सोते रूही के होठों पर चूम लिया। रूही उसकी हरकत पर आंख बड़ी बड़ी कर देखने लगी। सारी गुस्सा मत करो, तुम बहुत जिद करती हो, अभय ने सोते हुए कहा। रूही उसकी सोते हुए बात सुन रही थी। मैं जिद्दी हूँ, अभय ने रूही के माथे पर किस की और सो गया। रूही ने अभय को शांत देखा तो हाथ उठने लगी, वो दूर करने लगी उसे, पर कहाँ अभय और कहाँ रूही। जब रूही की सारी एनर्जी चली गई तब वो शांत हो गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। ये इंसान खाता क्या है, पहले वो पता करूँगी, रूही ने अभय के भारी शरीर को देख कहा। चुप रहो, सो जाओ ना, अभय ने अपनी उंगली रूही के मुंह पर रख कहा। रूही ने फिर अभय को देखा। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ये इंसान सो नहीं रहा है, चेक करती हूँ, पर क्या करूँ, रूही ने खुद से ही बोला। रूही ने धीरे से अभय के गालों को छूने को हुई नहीं। रूही ने अभय को घूर कर देखा, एकदम से उसके गालों पर चाटा जड़ दिया। अभय का चाटा पड़ने के बाद रूही उसकी रिएक्शन देख रही थी, पर अभय का कोई भी रिएक्शन नहीं था। अभय बस अपने हाथ से चेहरे को खुजा लिया। रूही ने अभय की आंखों में देखा जो बंद थी और शांत थी। अब उसे विश्वास हो गया अभय सो रहा है। उसने अभय के हाथ को देखा, उसे बिल्कुल टाइट पकड़ा था। उसमें अब हिम्मत नहीं बची कि वो अभय का हाथ उठा दूसरे अभय को देख रही थी, वो जो आराम से सो रहा था। कितना सुकून है न इस चेहरे को देख कर, ऐसा लगता है बस देखती जाऊं। रूही अभय के चेहरे को छू कर देखने लगी। तरसा गया चेहरा, आंखों को देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इंसान दिखाई देता है और वो है रूही। उसके होठ कितने प्यारे, लड़कियों के होठों के जैसे गुलाबी। अपने चेहरे को लेकर अभय कभी भी मिस नहीं करता। यही चेहरा हर जगह छाया रहता। इस चेहरे को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती हैं। दिल के बंधन में दूरियां नहीं गिनते, जहाँ इसको हो वहाँ मजबूरियां नहीं गिनते। रूही की भी आँख धीरे धीरे बंद कर सोने लगी। वो आराम से एक दूसरे की बाहों में सो गए। दोनों ही आज सुकून में सो रहे थे। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं हुई कि उन दोनों को अलग करने की प्लानिंग कर रहा था या कर चुका था। एक बंद कमरे में जिसमें इतनी गंदगी थी कि कोई उसने 5 मिनट तक
रह ले तो वो वही दम तोड़ मर जाए। उसकी बोतल कांच पड़े हुए थे, खाने के पैकेट पूरे कमरे में, सिंपल स्मेल थी सड़े हुए खाने की, मिट्टी और ड्रिंक की। ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही सालों से वहाँ सफाई नहीं हुई है। बर्तन कपड़े ऐसे ही पड़े थे। उस रूम में सिर्फ एक ही सोफ़ा रखा हुआ था और एक दीवार पर टीवी, और वहाँ कुछ भी नहीं था। सोफे में एक लड़की उल्टे लेटी हुई थी। उसके पैर सोफे के ऊपर थे और चेहरा ज़मीन पर। वो सामने लगी दीवार पर टीवी को देख रही थी, जिसमें फुटेज चल रही थी, और ये फुटेज थी आर्यन विला और रूही के घर की, AR इंडस्ट्री के एसके डायमंड की। वैसे तो सारी फुटेज दूर से ली गई थी, क्योंकि आर्यन विला में बहुत सिक्योरिटी थी। आर्यन विला के काम में कम से कम 2 किलोमीटर तक किसी भी प्राइवेट या लोकल गाड़ी का आना मना था, बिना सिक्योरिटी के जांच के। रूही के घर के पास आर्मी सिक्योरिटी की पूरी तरह से इंतजाम किया था। वो लड़की टीवी में फुटेज को देख रही थी, जैसे वो अभी सब कुछ भस्म कर देगी। कितना कुछ नहीं किया इन दोनों को अलग करने के लिए, फ़ोटोज़ भेजी, पर ये इस रूही की लड़की के माँ बाप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं बैठने दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ तुम दोनों को अलग कर के रहूंगी। तुम लोगों ने किया है ना मेरे साथ, वो सब कुछ छीन लूँगी। अभय आर्यन ने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिसमें मैं आज यहाँ हूँ, उससे भी शांति से बैठने नहीं दूंगी। उसका प्यार मैं कैसे मिलने दे सकती हूँ? नहीं। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पागलों की तरह। बहुत शौक है ना किसी का घर उजाड़ने का, तो तुम दोनों की ज़िंदगी में अगर मैंने आग न लगा दी तो मेरा नाम। कोई उस लड़की के रूम में एंटर हुआ। ये हालत बना रखी है तुमने इस कमरे की, उसने कहा। यही मेरी औकात है। इसमें रहने से मुझे ये पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और यही गलती ही मैं इन लोगों को महसूस करवाना चाहती हूँ। सब कुछ छीन लूँगी इनसे बहुत जल्द, बहुत जल्द, लड़की ने कहा।